Today we are going to start first chapter of science, chemical reaction and equation. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे का रिकैप करेंगे। यानी पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। टाइप्स ऑफ चेंज थोड़ा हम लोगों को रिकैप करना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि दो टाइप के चेंज होते हैं, एक केमिकल चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ केमिकल चेंज एंड व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। कोई नया सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको केमिकल चेंज कहेंगे, और वो इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज जो भी होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वो चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज जो होता है वो इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो टेम्प्रोरी होता है, ठीक है। ये बात हो गई। तो जब भी आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पूछा जाए और थोड़ा कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा है भाई फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो बस आपको ये दो पॉइंट वहाँ पे, इस दो पॉइंट को दिमाग में लाना है कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यस। Irreversible reaction, yes, then it is chemical change. New substance is formed, no. Irreversible reaction, no, then it is physical change, ठीक है। तो irreversible मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं उसके इनिशियल फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो केमिकल चेंज होगा, और इसी का अपोजिट होगा तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में है सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो बर्निंग ऑफ कैंडल है। ये बर्निंग ऑफ कैंडल बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली दोनों चेंज होता है, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। सबसे पहले इसमें बर्न, जैसे स्पिक में आप लोग देख लीजिए, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जल रही है, ठीक है। जब कैंडल जलती है तो क्या होता है, उसका कुछ वैक्स जो है ना मेल्ट करके नीचे आता है। ये दिख रहा है आपको, कुछ वैक्स मेल्ट करके नीचे आ रहा है। तो ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो हो गया ये फिजिकल चेंज हो गया, यानी कि मेल्टेड वैक्स और वो कैंडल दोनों के मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, और वो मेल्टेड वैक्स को अगर हम फिर कैंडल का शेप दे सकते हैं, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल भी हो गया। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल चेंज है। कैसे भाई? तो जैसे कैंडल जो जल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ मेल्टेड वैक्स जो होते हैं, मेल्टेड वैक्स, वो विक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब विक में वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर उसका कंबशन शुरू होता है। कंबशन होने के बाद वो हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कैंडल आपका एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दिया है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बन का डेफिनेट नंबर और हाइड्रोजन का डेफिनेट नंबर नहीं लिया है हमने। तो ये एक कैंडल है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और दे रहा है आपको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो एक कैंडल से बिल्कुल डिफरेंट है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और इसको आप कैंडल में चेंज नहीं कर सकते हैं, इरिवर्सिबल भी है। तो ये आपका हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये ऊपर वाला, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर में भी ये जब पेपर को आप बर्न करते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये दोनों को मिलाकर फिर आप पेपर तो नहीं बना सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और जब पेपर से मिल गया क्या आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, एक नया सब्सटेंस मिला, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बस इस दोनों चीज़ को देखना, ये दोनों एप्लीकेबल है, यानी केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। टीयरिंग ऑफ पेपर, जैसे कोई पेपर है मेरे पास, ये पेपर है एक, इस पेपर को हमने ऐसे करके टीयर कर दिया। तो टीयर कर दिया तो क्या हुआ, ये भी पेपर है, यही पेपर है, कोई मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। उसके बाद है कि इसमें एक तीसरा एग्जाम्पल भी है फिजिकल चेंज में, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस है वो मेल्ट कर जाता है तो फिर क्या देता है आपको, वाटर देता है। आइस भी H2O है, वाटर भी H2O है, मटेरियल दोनों का सेम है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और फिर ये रिवर्सिबल भी है। आइस को आप फिर से फ्रीज कीजिएगा तो फिर वो आइस बन जाए, वाटर को फिर फ्रीज कीजिएगा आप तो फिर वो आइस बन जाएगा, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल भी है और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये भी H2O, ये भी H2O, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है।
उसके बाद आप लोग एक लास्ट में एक और पॉइंट है इसमें, तो देयर इज़ चेंज ऑफ एक्चुअल सब्सटेंस। केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक्चुअल सब्सटेंस का चेंज हो जाता है। जो मेरा कैंडल था एक्चुअल सब्सटेंस या पेपर था एक्चुअल सब्सटेंस, उसका चेंज हो जाता है, ठीक है ना भाई, उसका चेंज हो जाता है। उसके बाद फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस विल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस का सिर्फ अपीयरेंस चेंज हो जाता है, जैसे आइस से वाटर बन गया, अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाता है। एक पेपर का शीट था, उसको हमने टीयर कर दिया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अपीयरेंस चेंज हो गया। ठीक है, कैंडल एक सिलेंड्रिकल शेप में थी, वो मेल्ट हो गई, डी शेप्ड हो गई, अपीयरेंस चेंज हो गया। ठीक है ना। देखिए ये जो रिवर्सिबल रहता है, फिजिकल चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होता है। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिजिकल चेंज आपको लगेगा कि इरिवर्सिबल है। जैसे पेपर ही है, तो पेपर को आपने टीयर कर दिया, अब आपको लगेगा कि इसको तो फिर हम एक शीट नहीं बना सकते हैं इस पेपर का, तो ये तो इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, एक लेमन है मान लिया, उसको हमने कट कर दिया, ठीक है, तो फिर उसको आप फिर लेमन नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए जो दोनों कटा हुआ दोनों लेमन है, दोनों कटे हुए पीस हैं, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है ना। पेपर है, उसको हमने टीयर कर दिया, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ, दोनों पेपर ही है। तो सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपका ये है, अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है तो फिजिकल चेंज है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है। और जो केमिकल चेंज होगा वो हर हाल में इरिवर्सिबल भी होगा, यानी कि वो परमानेंट होता है। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो केमिकल चेंज जो दिखा आपको यहाँ पे, केमिकल चेंज में क्या हुआ, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है ये खुद ब खुद नहीं हो जाता है, उससे पहले उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, तब वो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस नए सब्सटेंस की न्यू प्रॉपर्टीज़ भी होती है, एक अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कैंडल की कुछ और प्रॉपर्टी, कैंडल से बन गया आपको नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जो नया सब्सटेंस बनेगा आपका, उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। ठीक है, और इसको और थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर लिया जाए तो इसमें दूसरा डेफिनेशन इसका ये है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, यानी कि रिएक्टेंट। अभी आगे हम लोग जाएंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो एरो है ना, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपको एलिमेंट या कंपाउंड है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, और 2 रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन होता है, और एरो के राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो आपको प्रोडक्ट होते हैं, और 2 प्रोडक्ट और 2 रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन होता है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या दिया गया है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और सब्सटेंस आइदर भी एलिमेंट और कंपाउंड, ये सब्सटेंस जो होते हैं या तो एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, आप एलिमेंट और कंपाउंड आप लोग समझ ही रहे हैं। आप CO2 कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है, ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमेंट है, ये हो गया। अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे। तो आगे है रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि एरो के राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो ये हो गया था रिएक्टेंट प्रोडक्ट। पीछे भी अब हमने बताया है था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसको कहते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो हम लोग लैबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास हो रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग उस केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग लैबोरेटरी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है,
A large number of chemical reaction occurring in our daily life, it is not performed in the laboratory. बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा है जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है जिसको हम लैबोरेटरी में परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है उसमें सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दोनों अलग चीज़ है, दोनों को एक चीज़ नहीं समझ में समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम डिफरेंस बता देते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क का ख़राब हो जाना। जब आप व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, अगर आप मिल्क को समर सीज़न में 2-4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ऐसे छोड़ देते हैं तो वो मिल्क ख़राब हो जाता है, ठीक है। होता क्या है उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, और क्या होता है कि मिल्क में जो शुगर होता है उसको कहते हैं हम लोग लैक्टोज, मिल्क में जो एसिड होता है उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, और मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं केसीन, ठीक है। सबको हमने यहाँ बता दिया है नॉलेज के लिए, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, तो सोरिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि लैक्टोज शुगर इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड विच काउजेस पीएच टू फॉल। लैक्टोज शुगर जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है मिल्क का पीएच जो है थोड़ा और कम हो जाता है, मिल्क का पीएच जो फॉल कर जाता है, यानी थोड़ा और कम हो जाता है। देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्क का पीएच होता कितना है। तो फ्रेश मिल्क, फ्रेश काउ मिल्क का पीएच जो होता है 6.5 से 6.7 के रेंज में होता है, ठीक है। जब सोरिंग ऑफ मिल्क हो जाता है तो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट कर जाता है लैक्टिक एसिड में, यानी कि 6.5 से कम हो जाता है मिल्क का पीएच, और वो आपका मिल्क ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो थोड़ा खट्टा सार हो जाता है, ठीक है। और देखिएगा उस तरह का मिल्क को कि पानी अलग हो जाता है और पनीर टाइप का एक मटेरियल अलग दिखता है आपको, इसको कहते हैं सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है। कर्ड फॉर्म बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड केसीन, ठीक है। तो कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और केसीन यानी कि मिल्क प्रोटीन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कर्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बात दिमाग में रखिएगा, सोरिंग ऑफ मिल्क है तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, और वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है मिल्क के ख़राब हो जाने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, पानी अलग और पनीर टाइप का मटेरियल अलग, क्या उसको आप मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, यानी कि इरिवर्सिबल है केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब आप कर्ड बन जाता है मिल्क से तो उसको आप क्या फिर मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, कर्ड एक अलग प्रोडक्ट है, एक नया प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया था कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज होने के लिए जो 2 पॉइंट है कि नया प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए और वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। इस 2 पॉइंट को हमेशा केमिकल रिएक्शन पे ला के देखना है कि दोनों पॉइंट जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होगा यानी केमिकल चेंज अगर होगा तो वो होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और मिल्क प्रोटीन यानी कि केसीन के बीच में रिएक्शन होता है और आपका कर्ड बन जाता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड में क्या होता है, आप जब जैसे वेजिटेबल ही ले लीजिए, तो जब आप रॉ वेजिटेबल लेकर के आते हैं तो उसका कलर कुछ अलग होता है, ठीक है ना। जब उसको आप कुक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एक नई चीज़ बन जाती है बिल्कुल। उसको आप दोबारा से क्या कहते हैं कि रॉ वेजिटेबल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका कलर और फ्लेवर ये सब चेंज क्यों हो जाता है, तो वो होता है एक मेलार्ड रिएक्शन, ठीक है। मेलार्ड रिएक्शन होता है उसके अंदर, किसी भी फूड के अंदर जब उसको आप कुक कर देते हैं तो उसके अंदर होता है मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो मेलार्ड रिएक्शन अकर्स इन द फूड वी ईट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग फ्लेवर एंड कलर। और इसी रिएक्शन, इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की वजह से हमारे फूड में फ्लेवर आता है और कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी ये एक है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप लोग आगे भी पढ़िएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वहाँ पे आने वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है,
तो उसमें होता क्या है, डिकम्पोजिशन नाम से ही आपको लग रहा होगा किसी चीज़ का टूटना, ठीक है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन विच आवर बॉडी रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। हम लोग जो फूड लेते हैं ना, उसका मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन में, तो जिसको हमारा बॉडी को चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो हमने जो फूड खाया तो वो एक नई चीज़ में ना कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में डिकम्पोज होकर टूट गया, सिंपलर सब्सटेंस में टूट गया, एक नई चीज़ बन गई। फिर उसको हम दोबारा से कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं अपने फूड में, ठीक है। तो इरिवर्सेबल भी है, केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर पॉइंट है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन आप लोग जानते ही होंगे कि जो हम लोग फूड खाते हैं, जैसे वही जो हम लोग फूड खाते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज होता है और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमको देता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एक नया प्रोडक्ट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल गया। हाँ, जो हमने ग्लूकोज से हमको क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल गया, और इसको हम दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा रिवर्सेबल भी हो गया और केमिकल रिएक्शन, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। उसके बाद 6 है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है तो ये केमिकल रिएक्शन है भाई। तो देखिए, इस ट्रांसफॉर्म शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट इनटू इथेनॉल यानी कि अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे फ्रूट्स में जो शुगर होता है ना, उसको ईस्ट क्या करता है, मतलब ग्रेप्स में जो शुगर होता है उसको ईस्ट क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है अल्कोहल में यानी कि इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो शुगर है, ग्लूकोज लिया गया है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया गया है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, एक नया प्रोडक्ट बन गया। और ये दोनों को मिला के आप फिर से ग्लूकोज भी नहीं बना सकते हैं, रिवर्सेबल भी है। तो ये हो गया आपको केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत फेमिलियर एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आयरन को अगर आप बिल्कुल ड्राई एयर में छोड़िएगा ना, तो वहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है ना। आयरन को रस्ट होने के लिए मॉइस्ट एयर की ज़रूरत होती है। मॉइस्ट एयर यहाँ पे लिख दिया है हमने, यहाँ पे H2O के साथ, ऑक्सीजन के साथ इसलिए H2O भी लिखा है, और नीचे लिख दिया मॉइस्ट एयर। आयरन को रस्ट होने के लिए हमेशा मॉइस्ट एयर की ज़रूरत होती है। तो जब इस साथ कंबाइन करता है आयरन, H2O और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो बनाता है Fe2O3, जो होता है रस्ट, जो ब्राउन पाउडर लाइक होता है, और ये हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो एक नया प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर, ठीक है। और इस रस्ट को आप फिर से आयरन में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, रिवर्सेबल, दैट इज़ व्हाई इट इज़ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोई फ्यूल ले लीजिए, जैसे नेचुरल गैस ही ले लीजिए, ठीक है। नेचुरल गैस हमने ले लिया है, यहाँ पे उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये भी एक नया प्रोडक्ट मिल गया और इरिवर्सेबल है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, पीछे हमने बताया ही आप लोग, बर्निंग ऑफ कैंडल, उसमें भी सेम रिएक्शन होता है, एक हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइंड होता है, तो वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। बर्निंग ऑफ कैंडल में भी सेम रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, ठीक है ना। देखिए, फ्रूट में क्या होता है, हर फ्रूट में एक सर्टेन लेवल पे इथिलीन गैस होता है, इथिलीन गैस। इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, यहाँ पे लिख दिया है, और ये कलरलेस गैस होता है, ठीक है। तो इथिलीन गैस जो होता है वो हर फ्रूट में एक सर्टेन लेवल तक होता है, और ये इसी को इथिलीन गैस को कहते हैं फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इथिलीन गैस को कहा जाता है। तो ये होता क्या है इसमें, तो होता क्या है उस फ्रूट राइपनिंग हार्मोन से, तो जब आप फ्रूट को एक्सपोज करेंगे ना, एयर में छोड़ देंगे, एक्सपोज करेंगे, तो इथिलीन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर। हमारे एयर में जो ऑक्सीजन, उसके साथ इथिलीन गैस रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देता है। दिस प्रोडक्ट हेल्प स्पीड द राइपनिंग प्रोसेस ऑफ फ्रूट, और ये प्रोडक्ट हमारे फ्रूट के राइपनिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, तेज़ कर देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमको एक नया प्रोडक्ट मिल, जो आपको राइपनिंग ऑफ फ्रूट राइपन हो जाता है, उसके बाद क्या आप पहले के जैसा उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रिवर्सेबल है। ये सारा था हम लोगों का हमारे डेली लाइफ में जितना केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग जो लैबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो आपके NCERT में फर्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, 4-5 केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम लोग आगे आ जाते हैं लैबोरेटरी वाले केमिकल रिएक्शन पे। तो देखिए, हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोग लैबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। तो इस फर्स्ट
पिक में आपको क्या दिया हुआ, ये आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1 में दिया हुआ है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ हीटेड, एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है और उसको हीट किया जा रहा है बंसन बर्नर में, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है, सिल्वरी वाइट होता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें क्या किया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जा रहा है। हीट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो आपको एक वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो बिल्कुल वाइट डैजलिंग फ्लेम देता है, बिल्कुल चमकीली रोशनी देता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वाइट डैजलिंग फ्लेम, ठीक है। तो when magnesium ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to form white powder called magnesium oxide, ठीक है। तो बात समझ में आ ही गई होगी। तो मैग्नीशियम एज अ रिबन, देखिए मैग्नीशियम आपको लैबोरेटरी में इन द फॉर्म ऑफ रिबन मिलता है और मैग्नीशियम वायर भी बोला जाता है, मैग्नीशियम रिबन भी बोला जाता है। तो उससे दोनों से कंफ्यूज नहीं करना, दोनों एक ही बात है। मैग्नीशियम रिबन बोलिए या मैग्नीशियम वायर बोलिए। तो ये मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया एयर से, इन फ्रॉम एयर ऑक्सीजन हो गया, इसको हीट किया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो वाइट पाउडर होता है, ठीक है। एक नया प्रोडक्ट मिल गया हमको, ठीक है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट मिल गया। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से तो हम मैग्नीशियम दोबारा बना नहीं सकते हैं, इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.3। देखिए पहले एक्टिविटी 1.3 आ गया है, उसके बाद 1.2 है, कोई बात नहीं, पहले 1.3 देख लेते हैं। 1.3 में क्या है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है, ठीक है, उसमें जो है कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाला गया है, ठीक है। उसके बाद उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल सकते हैं या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं। दोनों एसिड एक एक बार डाल के हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। पहले मान लेते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया जिंक में, तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। अप एरो का मतलब है कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे साइन वाइन, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया है इसलिए हमने बता दिया है। आगे अभी हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे ना, तो सब कुछ पढ़ेंगे बैलेंसिंग से पहले केमिकल इक्वेशन में। उसके बाद यहाँ पे है कि जिंक है, हाँ, अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया है। बैलेंसिंग भी अभी हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में। तो जिसको आज से भी आप लोग ने पहले पढ़ा होगा बैलेंसिंग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर जिनको समझ में नहीं भी आ रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग आगे डिटेल में स्टेप वाइज पूरा पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग के बारे में, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। जिंक क्लोराइड एक नया प्रोडक्ट ही बन गया मेरा, ठीक है ना। तो और इस जिंक क्लोराइड से फिर आप जिंक तो बना नहीं सकते हैं, इरिवर्सिबल, दैट इज़ वाई केमिकल रिएक्शन ये सारा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 में देख लीजिएगा आप अपने एनसीईआरटी में, एक्टिविटी 1.2 में, कि उसमें कहा गया है कि यहाँ पे आप देखिए कि लेड नाइट्रेट लेना है, एक सॉल्यूशन होता है लेड नाइट्रेट, कलरलेस होता है, और एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है। ये दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद क्या होगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा आपको, और पोटेशियम जो है नाइट्रेट के साथ जाके मिल जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। यही लेड आयोडाइड जो बना है ना, ये येलो कलर का होता है, जो आपको इस पिक में दिख रहा है येलो कलर का, ठीक है, प्रेसिपिटेट होता है वो, ठीक है। तो इसको हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे कि लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, तो दोनों जब कंबाइन करता है तो लेड आयोडाइड बन जाता है जो येलो प्रेसिपिटेट होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। इसको भी यहाँ पे बैलेंस कर दिया गया है। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि येलो प्रेसिपिटेट दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो एक कलरलेस सॉल्यूशन को जब मिलाते हैं, दो कलरलेस सॉल्यूशन मिलाते हैं, ये थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का होता है पोटेशियम आयोडाइड, और ये बिल्कुल कलरलेस होता है। ये दोनों को जब मिलाया जाता है तो बिल्कुल येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। प्रेसिपिटेट जो होता है ना वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, एक नया ही चीज़ बन जा रहा है, और इसको हम दोबारा से लेड नाइट्रेट में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई केमिकल रिएक्शन से। अब है कि अगर आपको दो अननोन सॉल्यूशन दे दिया जाता है लैबोरेटरी में, या दो अननोन कंपाउंड दे दिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि बताओ तो इसमें केमिकल रिएक्शन, इस दोनों को मिला करके रिएक्ट कराओ और बताओ इसमें से केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपसे प्रोडक्ट का नाम
प्रोडक्ट का नाम नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको जो रिएक्टेंट दिया गया है उसका भी नाम नहीं बताया गया है, अननोन है। प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पूछा जा रहा है आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि बताइए किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पता होने के लिए हमको कुछ साइन पता होना चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन का, कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगी हमको तो हम समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और नहीं दिखेगी तो नहीं समझेंगे। ठीक है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटल। एनसीईआरटी में आपको 4 ही दिया हुआ है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाला, वो ये वाला दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन बुक में लिखा नहीं है, ऐड कर लीजिएगा। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा, एक से ज़्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख सकता है आपको। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस का इवोल्यूशन होगा। जैसे इस पिक में आप देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा ये वाला एग्जाम्पल, कि एक कॉनिकल फ्लास्क में जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो यहाँ पे आपको बबल्स दिख रहा है। बबल्स का मतलब है कि यहाँ पे गैस इवॉल्व कर रहा है, गैस निकल रहा है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। तो वही बबल्स से हमको दिख जाता है कि यहाँ पे गैस रिलीज़ हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। उसके चेंज इन, इसमें ना 2 चीज़ हो रही है। देखिए, जब इस फ्लास्क को आप बाहर से टच भी कीजिएगा ना, बाहर से टच कीजिएगा तो आपको थोड़ा वो हॉट दिखेगा। हॉट दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे राइज इन टेम्परेचर हुआ है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या, कि राइज इन टेम्परेचर भी हो सकता है और फॉल इन टेम्परेचर भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये नहीं सिर्फ समझ जाना है कि राइज इन टेम्परेचर भी होगा, फॉल इन टेम्परेचर को भी हम चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हो ही रहा है। ठीक है, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। प्लस जब उसको हम बाहर से टच कर रहे हैं उस कॉनिकल फ्लास्क को तो हमको वो गर्म लग रहा है, हॉट लग रहा है, यानी कि राइज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। तो फॉल इन टेम्परेचर का ही भाई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। तो उस फ्लास्क जिसमें आपने लिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड और उसमें अमोनियम क्लोराइड मिलाया है, तो उसको जब बाहर से आप टच कीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल वो कूल लगेगा। तो कूल का मतलब क्या हो गया, वहाँ फॉल इन टेम्परेचर हो गया है ना। तो देखिए, राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है, हीट निकल रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, जो हम लोग आके काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फॉल इन टेम्परेचर मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हो गया है, इस वजह से वो क्या हुआ है, वो कूल लग रहा है हमको। तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हम लोग काफ़ी अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि इवोल्यूशन ऑफ गैस भी इसमें हो रहा है और चेंज इन टेम्परेचर में से राइज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं आपको, ये हमने बता दिया है कि राइज इन टेम्परेचर को भी चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे और फॉल इन टेम्परेचर को भी चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे। यानी कि इसमें चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। ठीक है, तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। पहले प्रेसिपिटेट समझ लीजिए अच्छे से, होता क्या है प्रेसिपिटेट। इट इज़ अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट which separates out from the solution during chemical reaction। ये solid insoluble product होता है और ये केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें से सेपरेट आउट हो जाता है, आपको अलग से दिखेगा प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, जैसे आपको इसमें दिख रहा है 2 कलरलेस सॉल्यूशन को मिलाया गया और येलो कलर का एक मतलब सॉलिड मास टाइप का उसमें आपको दिखने लगा, तो ये हो गया आपको प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद है चेंज इन कलर। 4th कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कलरलेस सॉल्यूशन को मिलाया था, उसके बाद आपको प्रेसिपिटेट मिल गया येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो रहा है और चेंज इन कलर भी हो रहा है इस रिएक्शन में, है ना।
लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वाला जो रिएक्शन है, ये लेड नाइट्रेट लिया था और पोटेशियम आयोडाइड लिया था, दोनों कलरलेस सॉल्यूशन लिया, और जब उसको मिलाते हैं हम लोग तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाता है। लेड आयोडाइड का वहाँ पे येलो प्रिसिपिटेट बन जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी हो रहा है और चेंज इन कलर भी हो रहा है। चेंज इन कलर का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। अगर व्हेन SO2 is passed through acidified potassium dichromate solution, then orange color of potassium dichromate change into green, ठीक है ना, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ना, वो ऑरेंज कलर का होता है। अगर उसमें आप SO2 गैस पास करा दीजिएगा तो वो ऑरेंज कलर जो है ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है पिक में। तो ये ग्रीन को ब्लैक मत समझ जाइएगा, क्योंकि ये ग्रीन थोड़ा सा डर्टी ग्रीन होता है, ग्रीनी कलर होता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि अगर अब पोटेशियम परमैंगनेट है, ये देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जिसका फार्मूला होता है K2Cr2O7, ठीक है, एसिडिफाइड, मतलब उसको थोड़ा एसिड डाल के उसको एसिडिफाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डाल देते हैं, साइट्रिक एसिड यानी कि थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज कर दीजिए 2-3 ड्रॉप उसमें, तो फौरन वो कलरलेस हो जाएगा, तो चेंज इन कलर हो गया। साइट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट साथ रिएक्ट किया और चेंज इन कलर दिख गया हमको, ठीक है। उसके बाद चेंज इन स्टेट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है 5, चेंज इन स्टेट। ये है कैंडल वाला। कैंडल में क्या होता है भाई, तो जब हम कैंडल को जब जलाते हैं तो वैक्स मेल्ट करता है, और वैक्स मेल्ट करने के बाद विक उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, विक एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद उसका कंबशन होता है, फिर वहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिल जाता है। यानी कि सॉलिड कैंडल से मिल रहा है क्या हमको, गैस, यानी कि चेंज इन स्टेट हो गया। ये था आपका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग इसके आगे केमिकल इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।